भारत के पास सिंधु बेसिन में जम्मू कश्मीर के अंदर कई छोटे बड़े डैम या तो बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं। अब चिनाब पर बगलिहार और दुहस्ती बांध, झेलम पर किशनगंगा और उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चिनाब पर ही सलाल 1 और सलाल 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सेवा नदी पर सेवा 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सिंधु नदी पर नींबू बागजू डैम, चिनाब पर पकालदुल बांध, कीरू बांध, कीरथाई 1 और कीरथाई 2 बांध, रावी नदी पर बना रंजीत सागर बांध और झेलम पर बना उरी 2 बांध। इनमें 2 बांध सबसे खास हैं। रामबन में 1000 मेगावाट का बगलिहार बांध जो 2009 से काम कर रहा है। दूसरा बांध है रियासी में चिनाब नदी पर सलाल बांध जो 690 मेगावाट का है और 1987 से काम कर रहा है। दरअसल सिंधु नदी बेसिन 4 देशों चीन, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। ये लाखों लोगों के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। सिंधु नदी तिब्बत से शुरू होकर पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिलती है। इस बेसिन में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं, जिनमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज प्रमुख हैं। भारत में सिंधु बेसिन लगभग 3,21,289 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस बेसिन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कुछ हिस्से आते हैं, तो वहीं पाकिस्तान में ये नदी पंजाब और सिंध प्रांतों से होकर बहती है और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका निभाती है। हम आपको दिखाते हैं कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर भारत की परियोजनाएं किस तरह पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनी है। ये सिंधु नदी है। हमारी पूरी प्राचीन जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के ही इर्द गिर्द बसी रही। अभी देखिए ये नदी पाकिस्तान की दिशा में जा रही है और उल्टी दिशा में अगर हम देखें तो लेह शहर पड़ता है। दुनिया के 5 देशों से गुजरने वाली सिंधु नदी भारत में सिर्फ लद्दाख के कुछ हिस्से में बहती है। या जब ये तिब्बत से आती है फिर लद्दाख में दाखिल होती है और लद्दाख से सीधे पाकिस्तान में। हमारे साथ त्रिसिंग नामग्याल जी हैं जो कि एक यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, नेता भी हैं, और उनसे ही जानेंगे कि जो भारत सरकार की तरफ से फैसला हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करना, लद्दाख के लोगों के हित के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, क्या उससे कुछ फ़ायदा होगा, अगर फ़ायदा होगा किस तरह से वो फ़ायदा होगा। ये 6 नदियां हैं। अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी को देखोगे, जो वेस्टर्न सेक्टर से जो एक सिंध नदी जो इंडस हमारे सामने बह रही है, जैसे आपने सही फरमाया कि ये सिंध नदी जो है, इंडस रिवर जो है वो तिब्बत से होकर लद्दाख से गुजरती है और ये फिर आगे जाके बटालिक से फिर पाकिस्तान की तरफ जाएगा। ये तो चिनाब हो गया आपका, फिर आपका झेलम हो गया और इंडस हो गया। ये वेस्टर्न जो ट्रीटी के अंदर 6 नदियां हैं, तो चिनाब, झेलम, इंडस और सतलुज, ब्यास और रवि, तो वो ईस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न हो गया। तो अब इंडस वाटर ट्रीटी का अगर रद्द किया जाता है तो हम अब अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या हमने इस तरह से कोई इंतज़ाम किया है जहाँ से पानी को रोका जा सके, पानी को डाइवर्ट किया जाए। तो ऐसा तो कोई इंतज़ाम है नहीं। सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन मानी जाती है, इसलिए संधि रुकने से पाकिस्तान में खलबली है। आज तक दुनिया का पहला चैनल है जो उस स्थान पर पहुंच गया है जहां पर सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। ये सिंधु नदी है। अभी आप इसमें पानी बहुत कम देखेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर लद्दाख में सर्दियाँ चल रही हैं। जो ही तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, ये दरिया उफान पर होगा और इस दरिया के पास जाना फिर खतरे से खाली नहीं है क्योंकि अभी भी यहाँ पर रात में 0 से नीचे तापमान होता है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांवों पर हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने 4 बांध हैं। भारत ने चिनाब और झेलम नदी पर ही सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। समय मैं मौजूद हूं चिनाब नदी के तट पर, यहां जम्मू संभाग के अखनूर शहर में। चिनाब नदी जिसका प्राचीन नाम
चंद्रभागा है। ये जो नदी है, इसका जो स्रोत है, जो इसका ओरिजिन पॉइंट है, वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से शुरू होता है। यानी कि इस नदी का जो स्रोत है वो लाहौल स्पीति जिले से शुरू होता है, वहीं पर इसका स्रोत है इस नदी का हिमाचल प्रदेश में, और बाद में ये जो चंबा जिला है हिमाचल प्रदेश, वहाँ से गुजरती है और फिर ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी जिलों से ये होकर फिर ये जम्मू जिले के अखनूर शहर की ओर आ जाती है। और जैसे ही ये अखनूर शहर की तरफ पहुंचती है, यहाँ से कुछ ही दूर बाद ये नदी जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके अंतर्गत ये फैसला लिया गया था कि जो 3 पश्चिमी नदियां हैं, झेलम, चिनाब और सिंधु, इनका नियंत्रण जो है पाकिस्तान को मिलेगा। यानी कि पाकिस्तान को इसका अधिकार रहेगा इन तीनों नदियों के बारे में। हालांकि भारत इन नदियों का प्रयोग कर सकता है, लिमिटेड प्रयोग कर सकता है, खासतौर पर अगर बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए भारत इनका प्रयोग कर सकता था। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलिहार बांध प्रोजेक्ट बना है, जिस पर पाकिस्तान को शुरू से ही ऐतराज रहा है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक पन बिजली परियोजना बन रही है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर सलाल बांध के डिजाइन और क्षमता पर पाकिस्तान को शुरू से ऐतराज रहा है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास है उड़ी बांध, जो बारामूला जिले में पड़ता है। गवर्नमेंट इस पे पहले भी काम कर रही है कि हमें नदियों को कैसे जोड़ना है, और अब ये जो सिंधु जल समझौता रोक लगा के जो हमारी इन 3 नदियों का जो डाइवर्जन करना है, तो ये बहुत ज़्यादा संभव है। इसमें ये है कि हमें पहले चेक डैम बनाने हैं नदियों के ऊपर, फिर नदियों का डाइवर्जन करना है, नदियाँ एक दूसरे से जुड़ेंगी तो हमारा पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि हमारा बहुत सारा पानी 80% जो इन तीनों नदियों का पानी वो जो पाकिस्तान में जाता है, उसको हम रोक के अपने इंडिया को खुशहाल बना सकते हैं। चिनाब के बाद पाकिस्तान की मुश्किल झेलम नदी से शुरू होती है। हम बात करेंगे कि IWT आखिर पाकिस्तान के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, और इसके तहत जो सारा पानी कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, किस पे पाकिस्तान का अधिकार है, किस पे हिंदुस्तान का अधिकार है। और खासकर अगर आप वेस्टर्न रिवर्स की बात करें, जिसमें सिंधु नदी है या फिर इंडस, चिनाब, झेलम, जो कि जिसके पानी जो है ज़्यादातर पाकिस्तान को उस पे जो है पूरा अधिकार है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वही ईस्टर्न रिवर्स की बात करें जिसमें रावी, सतलुज, ब्यास है, वो जो है भारत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी बात हो रही है चिनाब की, ये चिनाब और झेलम की, और फिलहाल हम झेलम के किनारे हैं। और झेलम जो कि इनमें से सबसे बड़ी नदी आप इसको कह सकते हैं, इसका सोर्स जो है पीर पंचाल से आता है, वेरीनाग से आता है, और फिर दक्षिणी कश्मीर से होते हुए कई सारी ट्रिब्यूटरीज, जिसमें वैशु है, ब्रिंगी नाला है, और कई सारी ट्रिब्यूटरीज संगम बन के ये जो मेरे पीछे आप झेलम देख रहे हैं, ये कई सारी ट्रिब्यूटरीज का मिला के पानी यहाँ से जो है नॉर्थ की तरफ जाता है। नॉर्थ जब हम कहते हैं शादीपुरा, जो इंडस है या फिर सिंधु नदी, जो कि किशनगंगा, और जिसको किशनगंगा इधर से कहते हैं, नीलम उस तरफ से कहते हैं, वो बहते हुए आती है। और उस पे किशनगंगा प्रोजेक्ट भी गुरेज में भारत में बनाया है। आगे वुल्लर बराज जो कि मंशा थी भारत की, वो बनाए 2012 में, उसका काम रुका क्योंकि इसी वजह से जो है 10 से 12 उन दिनों गनमैन आए, उन्होंने वुल्लर बराज के बाद जो है काम रोका, वहां कुछ ब्लास्ट भी किए, और उसके बाद वो काम जो है डिरेल हो गया। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर मेरे पीछे किशनगंगा नदी बह रही है, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है, और इसके ठीक पीछे वो नीलम वैली की शुरुआत हो जाती है। यानी कि ये जो सामने है, जिसे मैं फेस कर रही हूँ, जिस पहाड़ी को, ये पाकिस्तान है। झेलम नदी की सहायक नदी को भारत में किशनगंगा और पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। इसी नदी पर टीटवाल से करीब 200 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में 330 मेगावाट का किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है। पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट के निर्माण और डिजाइन से ऐतराज रहा है। उसकी दलील है कि इससे किशनगंगा नदी में पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है।
इंडस और झेलम में क्योंकि पूरा तो उन्हीं के पास जाता है, अभी भी यहाँ हमारे पास स्टोरेज का कोई साधन है नहीं। लेकिन यहाँ अगर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उनको काफ़ी टाइम लगेगा बनाने के लिए, क्योंकि एक तो हमने पहले देखना है कि कहाँ बनाएं, किस तरह बनाएं और कितना स्टोरेज कर सकें। तो जो हमारे पास नेचुरल टेरेन्स हैं यहाँ, उसमें तो हम देखेंगे कि ख़ास इसमें इतना हो नहीं सकता। लेकिन एक प्रोजेक्ट है जिस पर कि गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसको फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट ऑफ रिवर झेलम फेज़ 2 कहते हैं। वो एक इब्तिसा की फर्म है जिसको दिया गया है 20 ईयर्स विजन प्लान फ्लड रिकवरी के हिसाब से। उसमें उन्होंने सारे झेलम, इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसके कैचमेंट और इसका सारा मुआयना लेके उन्होंने बताना है कि हम इसके कैचमेंट में किस किस जगह पर थोड़ी छोटी स्टोरेजेस कर सकें, जो हम जिसका ड्रॉट हो और पानी की कमी हो तो वहाँ से पानी रिलीज किया जाए। भारत ने जैसे ही सिंधु जल समझौते को लेकर अपना फैसला सुनाया, पाकिस्तान ने धमकी दे दी कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएगा, ICJ जाएगा। पाकिस्तान का दावा है कि सिंधु जल समझौता अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे भारत एक तरफा खत्म नहीं कर सकता। पर भारत इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। भारत का कहना यह है कि जब पाकिस्तान आतंक फैलाता है तो समझौते की नैतिकता खत्म हो जाती है। तो क्या होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर यह मामला पहुंचता है? तो हम आपको समझाते हैं। सिंधु जल संधि रुकने से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। ये वो फोरम है कि जब पाकिस्तान को डर है वो बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। उसको डर है कि पहले से ही कंगाली की कगार पर खड़ा देश अब पानी के लिए भी तरस जाएगा। इसलिए पाकिस्तान अपनी तरफ से तैयारी में लगा है कि किसी तरह भारत के इस कदम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मदद जुटा ले। पाकिस्तान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि किसी तरह, किसी मंच से उसकी फरियाद सुन ली जाए, लेकिन उसको अंदाजा नहीं है कि उसने देर कर दी। इस्लामाबाद 3 कानूनी विकल्पों पर काम कर रहा है। पाकिस्तान हेग में मौजूद परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में यह मामला उठा सकता है। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकता है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी ये मामला उठाने की सोच रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी चालें चल रहा है तो शतरंज की इस बिसात पर तैयारी भारत की भी पूरी है। 27 सितंबर 2019 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को 13 ऐसे मामलों की सूची सौंपी थी जिन पर ICJ का कोई अधिकार नहीं होगा। उस लिस्ट का दूसरा बिंदु कहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ऐसे किसी भी राष्ट्र के साथ विवादों पर अधिकार नहीं होगा जो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं या रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इसलिए वो भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं घसीट सकता। इसी तरह उस लिस्ट का 5वां बिंदु कहता है कि ICJ को उन मामलों में कोई अधिकार नहीं होगा जो शत्रुता, युद्ध, आत्मरक्षा में की गई कार्रवाइयों, आक्रामकता का प्रतिरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित उपायों से जुड़े हैं। यही सारे पॉइंट्स परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पर भी लागू होते हैं, इसलिए वहां भी पाकिस्तान की कोशिश बेकार जाएगी। अब रही बात विश्व बैंक की, तो उसकी भूमिका भी सीमित है। विश्व बैंक के पास इस संधि पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उसकी भूमिका केवल एक मध्यस्थ या सलाहकार की है। संधि के प्रबंधन में उसकी कोई भूमिका नहीं है। उसके सुझाव भी बाध्यकारी नहीं होते हैं। एक ये उनको एक वार्निंग है, आज नहीं तो 15 साल तक ये कर लेंगे कुछ ना कुछ। किसके बाद पानी कहीं और ले जाएंगे और फिर उनकी हालत जो होगी वो अल्लाह ही जानता है। तो इसी पानी से तो उनका सब कुछ है। अब देशवासियों का रक्त और देश का पानी साथ नहीं बहेगा। तो तय माना गया कि पाकिस्तान की हिमाकतों का जो जवाब भारत दे रहा है, उन जवाबों की चुभन पाकिस्तान को हर हाल में बर्दाश्त करनी ही होगी।